तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने 51 क्वेश्चंस तक देख लिया था, आज हम उससे आगे चलने वाले हैं। तो पिछली वीडियो अगर तुम लोगों ने नहीं देखी तो जाके देख लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो। तो 52nd क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, 52 क्वेश्चन से, जो कि है लाहौर सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, आईएनसी का लाहौर सेशन जो था, कब हुआ था? 1929 में हुआ था। याद रखना, 1929 में हुआ था लाहौर सेशन। जिसमें क्या डिक्लेयर हुआ था, क्या डिक्लेरेशन हुआ था? तो इसमें पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन हुआ था, यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में की जाती है? तो 1929 के लाहौर सेशन में की जाती है। तो लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हो जाती है। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन जब हुआ था तो पूर्ण स्वराज डे इसको मनाते हैं, यानी कि ये इंडिपेंडेंस डे की तरह इसको मनाया गया। तो पूर्ण स्वराज डे कौन सा था? 26 जनवरी 1930 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ? तो गांधी इरविन पैक्ट, याद रखना, गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था 1931 में। तो गांधी इरविन पैक्ट 1931 में साइन हुआ, याद रखना तुम लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो उसमें जो गांधी जी जो गए थे वो किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे? तो सेकंड में गए थे, सिर्फ सेकंड में गए थे। पहली में नहीं गए थे, थर्ड में नहीं गए थे, सिर्फ सेकंड में गए थे। तो याद रखना, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जो है वो इंग्लैंड जाते हैं। ठीक है। अब एक कम्युनल अवार्ड जो 1932 में आया था, वो कौन लेके आया था सबसे पहली बार? तो रैमसे मैकडोनाल्ड लेके आए थे। तो रैमसे मैकडोनाल्ड लेके आए थे कम्युनल अवार्ड। इसमें क्या प्रावधान था? तो इसमें क्या प्रावधान था? सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लास। तो डिप्रेस्ड क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स होंगे, यानी कि कुछ सीटें जो है वो डिप्रेस्ड क्लास के लिए रिजर्व होंगी, और उन रिजर्व सीटों पर सिर्फ डिप्रेस्ड क्लास जो है वो ही वोटिंग कर पाएंगे। तो ये सारा सेपरेट इलेक्टोरेट्स का इनका खेल था। डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी इन लोगों ने इम्प्लीमेंट की थी मॉरलेमेंटो रिफॉर्म से, तो उसको ये एक्सटेंड करना चाहते थे। तो ये इनकी सारा खेल चल रहा था। डिप्रेस्ड क्लास को भी ये सेपरेट इलेक्टोरेट देने वाले थे थ्रू मैकडोनाल्ड ने ये प्रावधान बनाया था, और कम्युनल अवार्ड में ये काम ये लोग करने वाले थे 1932 में। तो ये चीजें थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़े तो पूना पैक्ट 1932 में साइन हुआ था। तो ये भी याद रखना, 1932 में पूना पैक्ट जो है वो किस किस के बीच में साइन हुआ? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट जो है वो साइन होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Under the Government of India Act 1935, Congress formed ministries in how many provinces after 1937 election? तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई थी। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हमें मिल गई थी। तो फिर इलेक्शंस होते हैं, और इन इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी भी लड़ती है। तो कितने प्रोविंसेस में वो अपनी सरकार बनाती है? तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। 1937 में इलेक्शंस हुए थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। तो 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी सरकार बनाती है। तो सात सात राज्यों में, 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार बनाती है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था उसमें हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई थी। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइंड इन 1939। तो हमें इन लोगों ने 1937 में सरकार बनाई और 1939 में रिजाइन कर दिया। और उसका कारण क्या था ये पूछा गया है, और कारण जो था, फेलियर इन गवर्नेंस, ये इसका कारण नहीं था। कम्युनल अवार्ड एक्सेप्टेंस, ये भी नहीं था। डिमांड फॉर पाकिस्तान एक्सेप्टेड, ये भी नहीं था। तो इसका कारण जो था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड डिक्लेरेशन विदाउट कंसल्टिंग इंडियन लीडर्स। तो इंडियन लीडर्स के कंसल्ट के बिना वर्ल्ड वॉर सेकेंड वगैरह, ये इसमें इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी जो है वो रिजाइन कर देती है, और ये सारी चीजें इसमें थी। तो नेक्स्ट है अगस्त ऑफर। तो अगस्त ऑफर जो है सबसे पहले आता कब है? तो 1940 में आता है। तो 1940 में आया अगस्त ऑफर। इसमें हमें क्या प्रॉमिस प्रॉमिस कर दिया गया? तो क्या प्रॉमिस किया गया था? इमीडिएट इंडिपेंडेंस। तो इमीडिएट इंडिपेंडेंस तो हमें मिलने नहीं वाली थी। हमें क्या मिल गया? एक्सपेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड अ कंस्टिट्यूएंट बॉडी आफ्टर द वार। ये अगस्त ऑफर आया क्यों था, ये सारी हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं पॉलिटी की वीडियोस में। अगर तुम लोगों ने नहीं देखी तो लिंक, प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके तुम ये सारे जितने भी एक्ट्स हैं, जितने भी चार्टर एक्ट्स हैं, ये सब डिटेल में पढ़ो, और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा तुम लोगों को। तो इसमें हमें
एक्सपेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिल गया एंड अ कंस्टिट्यूएंट बॉडी आफ्टर वार। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के लिए हमारे सहयोग के लिए अगस्त ऑफर आया था, हमारा सहयोग मांगने के लिए, और इसमें फिर हमें कुछ छोटे मोटे प्रॉमिस कर दिए गए, जैसे कि तुम लोगों की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको एक्सपेंड कर दिया जाएगा एंड कंस्टिट्यूएंट बॉडी बनाई जाएगी वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड में तुम लोग हमें सपोर्ट करो, फिर हम लोग कंस्टिट्यूएंट बॉडी बनाएंगे। तो ये सारी इसमें चीजें थी। तो ये किसमें थी? अगस्त ऑफर 1940, याद रखना। फिर उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। 1942 में आया ये क्रिप्स मिशन। अब ये जो मिशन है क्रिप्स मिशन, वो क्यों आया था? अगस्त ऑफर को इम्प्लीमेंट करने आया था, इम्प्लीमेंट करने, ठीक है। तो ये आया क्यों था? फिर से अंग्रेजों को हमारी जरूरत पड़ रही थी युद्ध वगैरह लड़ने के लिए, तो 1942 में फिर से इनको हमारी जरूरत पड़ी, तो ये लोग एक और ऑफर लेके आए जिसको क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं, जिसमें अगस्त ऑफर को इन लोगों को इम्प्लीमेंट करना था, लेकिन कांग्रेस वगैरह इसको रिजेक्ट करते थे। तो इसमें क्या ऑफर किया गया हमें? इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द वार, तो ये इसमें ऑफर नहीं किया गया। इसमें ऑफर किया गया हमें पोस्ट वार डोमिनियन स्टेटस। तो वॉर के बाद, वॉर में तुम हमारा सहयोग दो, उसके बाद तुम लोगों को मिल जाएगा डोमिनियन स्टेटस विद द राइट ऑफ प्रोविंसेस टू ऑप्ट आउट। मतलब जो प्रोविंसेस हैं वो डोमिनियन से बाहर भी हो सकती हैं, तो ये उनको राइट दिया जाएगा। तो एक डोमिनियन स्टेटस की यहाँ पे हमें ऑफर दिया गया, लेकिन हम लोग इसको रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमें चाहिए होती है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये भी सारी चीजें थी, डिटेल में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च ऑन। तो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कब हुआ? याद रखना, 8 अगस्त 1942। ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ। गांधी जी ने ये लॉन्च किया, डू और डाई का इसमें स्लोगन दिया गया। तो द स्लोगन डू एंड डाई इज एसोसिएटेड विद, तो डू और डाई किससे संबंधित है? नॉन कॉर्पोरेशन से नहीं है, सिविल डिसोबीडियंस डिसोबीडियंस से नहीं है, क्विट इंडिया मूवमेंट से एसोसिएटेड है। डू और डाई, करो या मरो। तो ये स्लोगन किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। और किस मूवमेंट में दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट में, भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसमें डू और डाई का स्लोगन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेवल प्लान। वेवल प्लान भारत कब आता है? तो 1945 में आता है, याद रखना। वेवल प्लान कब आया भारत में? 1945 में आया। फेल्ड एट शिमला कॉन्फ्रेंस मेनली ड्यू टू, तो ये फेल क्यों हो गया? जो वेवल प्लान था 1945 में जो आया शिमला कॉन्फ्रेंस में, वो फेल क्यों हो जाता है? क्योंकि कांग्रेस लीग जो है वो, कांग्रेस लीग और मुस्लिम लीग के बीच में डेडलॉक बन जाता है, आपस में सहमति नहीं होती एक दूसरे के, वो उल्टे उल्टे चल रहे थे, तो डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। एक एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो मुस्लिम को कौन रिप्रेजेंट करेगा, इसमें मतभेद हो जाता है कांग्रेस और लीग के बीच में। तो ये दोनों जो है वो डिसएग्री कर जाते हैं और आपस में एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। तो इस वजह से वेवल प्लान जो था वो फेल्ड हो जाता है। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 प्रपोज। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आया, उसमें क्या प्रपोज किया गया? तो पावरफुल सेंटर विद रेसिड्यूरी पावर, ये इसमें प्रॉमिस नहीं किया गया। इसमें हमें प्रॉमिस किया गया एक वीक सेंटर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक वो वीक होगी एंड विद 3 प्रोविंसेस ग्रुप। तो 3 प्रोविंसेस ग्रुप होंगे और एक सेंटर होगा जो कि कमजोर होगा। कमजोर यानी कि उसके पास कम पावर्स होंगी, प्रोविंसेस जो है वो 3 होंगी। तो ये इसमें प्रॉमिस किया गया। अब जो ये 3 प्रोविंसेस होंगी वो कौन सी होंगी? तो ये कैबिनेट मिशन में क्या था? तो ये थी, एक तो होगी हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस, एक होगी मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो जो नॉर्थ वेस्ट है यानी कि जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है, और जो हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस होगी, एक मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस होगी जो कि पाकिस्तान वाला हिस्सा है नॉर्थ वेस्ट की, और बंगाल और असम। तो ये 3 प्रोविंसेस बनाई जाएंगी। ये किसमें प्रावधान था? ये था कैबिनेट मिशन में। तो इसको ये भी बाद में रिजेक्ट हो जाता है, तो याद रखना। फिर डायरेक्ट एक्शन डे वाज ऑब्जर्व्ड बाय द मुस्लिम लीग। तो डायरेक्ट एक्शन डे, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा बुरा काम था, और मतलब बहुत ही गंदा काम करा मोहम्मद अली जिन्ना ने। डायरेक्ट एक्शन डे जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं, बहुत से इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। तो ये जो काम है वो कब हुआ? 16 अगस्त 1946। तो ये अभी का जो यूपी ट्रिपल एस टी पैट का जो एग्जाम था उसमें भी आया था, तो याद रखना। ऐसे एग्जाम्स में डेट वगैरह भी आ जाती है। तो 16 अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो अनाउंस किया गया, किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, जो कि मुस्लिम लीग को लीड कर रहे थे उस टाइम पे। तो नेक्स्ट है माउंटबेटन प्लान। जो माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को आया भारत में, उसमें क्या प्रपोज किया गया? तो उसमें पार्टीशन इनटू 2 डोमिनियंस, यानी कि इंडिया इंडिया एंड पाकिस्तान, 2 डोमिनियंस बनाए जाएंगे। ये किस में था? माउंटबेटन प्लान में था। तो माउंटबेटन प्लान में
पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लिया गया, मतलब पाकिस्तान जो है वो एक और नया नेशन होगा और इंडिया जो है वो अलग होगा। तो इस प्लान के अकॉर्डिंग दो डोमिनियन बनाए जाएंगे, एक इंडिया एक पाकिस्तान। तो ये किस में था, माउंटबेटन प्लान में था। 3 जून 1947 को ये आया। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट रिसीव्ड रॉयल असेंट ऑन। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है उसको रॉयल असेंट कब मिला, यानी कि वो एक्ट में कब बदला, तो रॉयल असेंट मिल जाता है तो बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो, उसको रॉयल असेंट कब मिला, तो 18 जुलाई 1947 को उसको रॉयल असेंट मिला। तो याद रखना 18 जुलाई 1947 को उससे रॉयल असेंट मिलता है। लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, लास्ट वायसराय कौन थे इंडिया के, तो लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखना माउंटबेटन जो थे वो लास्ट वायसराय बनते हैं इंडिया के। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो इंडिपेंडेंट आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, वही थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो याद रखना लॉर्ड माउंटबेटन वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो कि 1858 1858 में बनाया था, उसको अबॉलिश किस एक्ट में किया गया, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस को अबॉलिश कर दिया जाता है। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस होता है वो कहाँ पे था, वो इंग्लैंड में था, इंडिया में नहीं था, ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसका ऑफिस जो है उसको बंद कर दिया जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के द्वारा। क्रिएट कब किया गया, 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था या गुड गवर्नेंस एक्ट उसको बोलते हैं, तो याद रखना। फिर है द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फर्स्ट मेट ऑन। तो इंडिया की जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसकी पहली मीटिंग कब होती है, तो ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है। तो 9 दिसंबर 1946 को ये पहली बार फर्स्ट मीटिंग इसकी होती है। तो पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को होती है कंस्टिट्यूएंट असेंबली की। तो याद रखना। नेक्स्ट है द टेम्परेरी, जिसको प्रोविजनल भी बोलते हैं, तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो प्रोविजनल प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो तब से जो सीनियर मेंबर थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो इनको बनाया गया टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बाद फिर जवाहरलाल नेहरू बन गए, तो याद रखें। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज मूव इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाई। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो थे वो कौन लेके आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो इसको मूव किसने किया किया था, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मूव करते हैं इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन याद रखना। नेक्स्ट इज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड टू द वॉइसरेस एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो जो वॉइसराय की एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी उसमें पहला इंडियन मेंबर किसको अपॉइंट किया गया, तो एस टी सिन्हा जो कि थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, इनको पहली बार वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिलती है एज अ लॉ मेंबर। तो लॉ मेंबर के रूप में इनको जगह मिलती है इन द वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल 1909 में। तो याद रखना। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। आईएनसी की पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट याद रखना। एनी बेसेंट याद रखना, पहली महिला अध्यक्ष थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और होम रूल लीग की स्टार्ट करती हैं, होम रूल लीग। और इंडिया में इंडिया में थियोसॉफिकल मूवमेंट ये लीड करती हैं। तो इंडिया में थियोसॉफिकल मूवमेंट ये लीड करती हैं, होम रूल लीग की ये स्थापना करती हैं, याद रखना एनी बेसेंट। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बन जाएंगी एनी बेसेंट। तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, याद रखना। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रेसाइड ओवर इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू याद रखना, पहली महिला भारतीय महिला अध्यक्ष बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो सरोजनी नायडू याद रखना। द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन जो 1929 में हुआ था, जिसमें क्या डिमांड किया गया था, पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज किसमें डिमांड किया गया था, लाहौर सेशन में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो जवाहरलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, याद रखना। सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट एट। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो सब कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। तो हरिपुर 1938 में जो हरिपुर सेशन हुआ था, हरिपुर अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट बनाया गया। तो इन्होंने हरिपुर सेशन जो 1938 में हुआ था उसको प्रेसाइड करते हैं कौन, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस आईएनसी के हरिपुर सेशन को 1938 में प्रेसाइड करते हैं, याद रखें।
नेक्स्ट इज द कराची रेजोल्यूशन 1931। जो कराची रेजोल्यूशन था 1931 का, वो किस लिए फेमस है? वो फेमस है फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। तो फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम की इसमें डिमांड की जाती है, तो उसके लिए फेमस। नेक्स्ट इज लखनऊ सेशन ऑफ 1916। तो 1916 का कांग्रेस का लखनऊ सेशन जो है, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। तो अंबिका चरण मजूमदार उसके अध्यक्ष थे। किसके? लखनऊ सेशन जो 1916 में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। याद रखना, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता होता है लखनऊ सेशन में। दिल्ली दरबार 1911 में जो दिल्ली दरबार लगाया गया था, तो वो क्यों लगाया गया था? इसमें क्या हुआ था, कलकत्ता की जगह दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया था। तो कलकत्ता कैपिटल ट्रांसफर हो जाती है कलकत्ता टू दिल्ली। तो याद रखना, दिल्ली को कैपिटल बनाया जाता है। तो कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल ट्रांसफर हो जाती है दिल्ली दरबार में 1911 में। तो याद रखना, हारतोक कमेटी 1929 में आई थी, और हारतोक कमेटी ना का क्या काम था? इसको जो है रिव्यू करना था, क्या? एजुकेशन। एजुकेशन को रिव्यू करने के लिए हारतोक कमेटी आई थी। और कैसी एजुकेशन? पर्टिकुलरली प्राइमरी एजुकेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है हारतोक कमेटी। याद रखना, हारतोक कमेटी जो है वो प्राइमरी एजुकेशन को रिव्यू करने आई थी 1929। अब नायर कमेटी क्यों आई थी? नायर कमेटी 1940 में आई थी। और किस लिए आई थी? सिविल सर्विसेज रिफॉर्म के लिए आई थी नायर कमेटी। तो नायर कमेटी 1940 में आती है, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म के लिए आती है। नेक्स्ट 88वां क्वेश्चन है बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ, उसको किसने लीड किया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर देखने को मिल जाता है एग्जाम में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो लीड करते हैं बारदौली सत्याग्रह को 1928 में। तो याद रखना, आजाद हिंद फौज आईएनए वाज रीऑर्गेनाइज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने रीऑर्गेनाइज किया आजाद हिंद फौज को। कहाँ पर? सिंगापुर में। तो सिंगापुर में 1943 में ये काम करते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो सिंगापुर में 1943 में आजाद हिंद फौज को रीऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया आजाद हिंद वाज प्रोक्लेम्ड इन। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया कब प्रोक्लेम हुआ? तो ये 1943 सिंगापुर, वही जो क्वेश्चन था वही उसी से रिलेटेड है। तो ये काम कब होता है? 1943 सिंगापुर में। नेक्स्ट याद रखना, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो फेडरल कोर्ट जो ऑफ इंडिया जो है, जो कि आगे जाके सुप्रीम कोर्ट बनता है, वो किस एक्ट के थ्रू बनता है? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू बनता है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है कि वो कब बना था? तो कब बना था? 1937 में बना था। 1937 में ये बनता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसका प्रावधान किसमें था? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। याद रखना, द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनवाया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, जो कि 1774 में बनता है, तो उसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो एलिजा एमपी। तो एलिजा एमपी उसके पहले चीफ जस्टिस थे। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। नेक्स्ट है द इंडियन प्रेस एक्ट 1910। 1910 का इंडियन प्रेस एक्ट जो है वो किस लिए आया था? तो वो स्ट्रेंथनिंग कंट्रोल ओवर द प्रेस, प्रेस को कंट्रोल करने के लिए आया था इंडियन प्रेस एक्ट 1910 का। तो कंट्रोल को मजबूत करने के लिए आया इंडियन प्रेस एक्ट 1910। गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा प्रेस के ऊपर। तो ये सारी चीजें थी इंडियन प्रेस एक्ट 1910 की। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द एज ऑफ कंसेंट एक्ट। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है वो कब आया? 1891 में आया, 1891 में। तो इसने क्या किया, जो गर्ल्स की कंसेंट एज है उसको 10 साल से बढ़ा के 12 कर दिया गया। तो 10 से 12 बढ़ा दिया गया एज ऑफ कंसेंट एक्ट में 1891 में। तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी देख लेना। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल एंड इंट्रोड्यूस। तो 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, जिसको हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें मेंबर्स तो बढ़ाई गए काउंसिल्स में, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम किस में आया? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में, जो कि है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। याद
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 क्रिएटेड अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर कंसिस्टिंग ऑफ। तो 1919 के एक्ट में क्या बनाया गया, कैमरल लेजिस्लेचर बनाई गई, जिसमें क्या क्या होगा, एक काउंसिल ऑफ स्टेट होगी और एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। तो काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली ये जो है वो क्या है, वो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है वो अभी भी हमारा बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, जिसमें हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट, ये जो है वो करंट सिचुएशन है। अभी हमारी हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं, लेकिन जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जिसको मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रॉलेट सत्याग्रह हुआ था, वाज द इंडियाज फर्स्ट नेशन वाइड मास एगिटेशन अंडर गांधी अगेंस्ट। तो जो रॉलेट सत्याग्रह हुआ था वो किसके अगेंस्ट हुआ था, तो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट हुआ था। रॉलेट एक्ट, जिसको जिसको क्या कहा जाता है, मतलब ऑफिशियल जो उसका नाम था वो क्या था, एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। तो 1919 के रॉलेट एक्ट यानी कि एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट के अगेंस्ट में के विद्रोह करने के लिए रॉलेट सत्याग्रह चलाया गया गांधी जी द्वारा, जो पहला एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट बना। तो रॉलेट सत्याग्रह याद रखना। नेक्स्ट है द कैबिनेट मिशन प्लान रिजेक्टेड द डिमांड फॉर। तो कैबिनेट मिशन प्लान में क्या रिजेक्ट किया गया, पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट किया गया। तो पाकिस्तान की डिमांड जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, लेकिन एक्सेप्ट कब होती है, एक्सेप्ट होती है माउंट बेटन प्लान में। तो माउंट बेटन प्लान में याद रखना एक्सेप्ट होती है, बाकी जितने भी एक्ट आएंगे सब में मना कर देना भाई। तो कोई भी एक्ट पूछ ले, पाकिस्तान की डिमांड किसी में एक्सेप्ट नहीं होगी, एक्सेप्ट कब होगी, माउंट बेटन प्लान में से। तो ये याद रखें। फिर 99वां क्वेश्चन है, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 प्रोवाइडेड दैट सोवरेनिटी एंड पावर्स वर टू बी ट्रांसफर्ड टू। तो सोवरेनिटी और पावर्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा दो डोमिनियंस में, दो डोमिनियंस की कंस्टिट्यूएंट असेंबलीज को। तो दोनों डोमिनियंस यानी कि जो इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया जो पाकिस्तान, दो नेशन बने थे, दो डोमिनियंस बने थे, उनकी कंस्टिट्यूएंट असेंबली को सोवरेनिटी एंड पावर्स जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगी। तो दोनों डोमिनियंस के पास अपनी अपनी पावर्स होंगी, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, उसके बाद वो सोवरेन नेशन बन जाएंगे। तो सोवरेन नेशन कब बनेंगे, जब तक उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा तब तक वो क्या रहेंगे, डोमिनियंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद वो पूर्ण रूप से आजाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, सोवरेन नेशन बन जाएंगे। आ, तो दोनों डोमेन के पास अपनी पावर्स जो है वो ट्रांसफर हो गई इंडियन इंडिपेंडेंस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे, चंद्रशेखर राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। पहले कौन थे, माउंट बेटन। पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के कौन थे गवर्नर जनरल, माउंट बेटन, याद रखना। और लास्ट कौन थे, सी राजगोपालाचारी। तो ये थी पूरी वीडियो, जिसमें हम लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल और पॉलिटिकल हिस्ट्री से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और जो ये सारे जो थे वो सब पीवाई क्यूज थे, वो हमने दोनों कवर किए। हमारी वीडियो में कोई मिस्टेक हुई है या फिर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और कहीं से नए आए इस चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ना। तो अगर तुम लोगों को ये पीडीएफ अगर चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं पीडीएफ जो है वो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन कमेंट करने के बाद ही पीडीएफ डलेगी, तो अगर तुम लोगों को चाहिए तो बता देना। एंड तो ये थी पूरी वीडियो, जय हिंद।